आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको ये पता होगा कि नीट लगभग 720 मार्क का पेपर होता है। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बायोलॉजी आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होना ही चाहिए। और पीडियाट्रिशियन, ऑब्स गाइनी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। कंसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क आर की सक्सेस। हेलो एवरीवन एट अल्फा मेंटर्स। मेरा नाम डॉक्टर दीर्घायु दवे है और मैं खड़गदा सागवाड़ा राजस्थान का निवासी हूँ और मैं अभी मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर पीएचसी खीरेश्वर में कार्यरत हूँ। मैं अपनी जर्नी के बारे में और जो बच्चे जो बायोलॉजी स्ट्रीम लेकर आगे डॉक्टर बनने का सोच रहे हैं तो मैं आपको अपनी जर्नी यहाँ पर बताने आया हूँ। एक्चुअल में मैंने बहुत पहले ही ये सोच लिया था कि मुझे डॉक्टर बनना है। इसके लिए क्या करना होगा, कैसे करना होगा, वो मुझे इतना उस वक्त आइडिया नहीं था, लेकिन मैंने ये सोच जरूर रखा था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो जब मैंने क्लास 10th क्लियर किया उसके बाद में मुझे ये तो क्लियर था कि मुझे बायोलॉजी स्ट्रीम लेनी है। तो मैंने आगे के बारे में रिसर्च की, कहाँ जाना है, कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है। तो उस टाइम मुझे पता चला कि एक एग्ज़ाम होता है नीट यूजी। इस एग्ज़ाम को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक सीट मिल जाएगी, तो आप एमबीबीएस कर सकते। तो फिर मैंने और रिसर्च करना चालू किया, तो वो रिसर्च मुझे कोटा तक ले गई। कोटा में मैं गया, कोटा में मैंने अपना 11th-12th किया और फाइनली काफ़ी टफ कंपटीशन था। उस टाइम भी लगभग 15 से 16 लाख बच्चे उस टाइम पेपर में बैठा करते थे और राजस्थान में गवर्नमेंट सीट लेने के लिए आपको क्लोज टू 10,000 रैंक के अंदर आना होता था। तो ये नीट यूजी का एग्ज़ाम जैसे मैंने क्लियर किया तो मेरी कुछ 9,500 रैंक थी और मुझे अपने ही डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज मैंने चूज़ किया। तो मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर अलॉट हुआ, वहाँ पर मैंने एमबीबीएस किया। ये जो बातें हैं ये काफ़ी छोटे लाइन में ख़त्म हो गई, लेकिन इसके पीछे का जो कोर्स है वो काफ़ी लंबा है। जर्नी काफ़ी लंबी है, काफ़ी टफ है। आप 10th के बाद वहाँ जाते हैं, आप ज़रूरी है लगभग सब लोग अपने क्लास के टॉपर होते हैं, स्कूल का टॉपर होता है, कोई डिस्ट्रिक्ट का टॉपर होता है, लेकिन वहाँ पर सारे बच्चे जो तैयारी प्रिपरेशन करने के लिए आ रहे हैं वो अपनी अपनी स्कूल, अपनी अपनी क्लास के ऑलमोस्ट टॉपर ही होते हैं। तो ऐसे बच्चों से आपका कंपटीशन आपको फेस करना रहेगा और ऐसे बच्चों का कंपटीशन फेस करके आपको 0.1% में आना पड़ेगा, तब जाके आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक सीट ले पाएंगे। 11th और 12th में बायोलॉजी स्ट्रीम में काफ़ी लेंदी कोर्स है और बायो की स्ट्रीम के बच्चों को अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि उनको फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री जो मैथ्स के ज़्यादा हैवी टॉपिक हैं उनमें अक्सर उनको प्रॉब्लम आती है। बायोलॉजी हम सब जानते हैं कि हम बायो स्ट्रीम ले रहे हैं, हमारी बायोलॉजी काफ़ी अच्छी है ही, तभी हम बायो स्ट्रीम की तरफ जाते हैं। लेकिन ये सब के बाद भी ये कोर्स काफ़ी लंबा होता है। पूरा 11th और पूरा 12th नीट यूजी में एक साथ पूछा जाता है। एग्ज़ाम भी आपके 12th बोर्ड के आसपास ही होगा, यानी 1 या 2 महीने का आपको टाइम मिलेगा। बोर्ड का पैटर्न की तैयारी करना और नीट के पैटर्न की तैयारी करने में दिन और रात का फ़र्क है, क्योंकि आपको बोर्ड में केवल क्वेश्चन और आंसर लिखना होता है, नीट में आपको 4 एमसीक्यू में से एक ऑप्शन टिक करना होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि 4 ऑप्शन हैं, एक सही आंसर भी हमारे सामने है, तो ये तो आसान होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप रियल लाइफ में प्रैक्टिकली आप इसको देखेंगे तो ऐसा होता नहीं है। तो इतने लेंदी कोर्स को आपको पढ़ना है और की स्ट्रेटेजी इसमें हमेशा रिवीजन रहता है। मेरे को काफ़ी अच्छे मेंटर मिले, प्रिपरेशन भी काफ़ी हमने की और मोर देन अगर आप 2 प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो आप थोड़े से बेटर पोजीशन में हमेशा रहेंगे दूसरों के कंपैरिजन में। तो मैं भी काफ़ी सारे शीट लगाता था और क्वेश्चन सॉल्व करता था, रेगुलरली पेपर्स देता था और पेपर एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको नीट क्लियर करना है। तो जो आप पेपर दे रहे हैं, जो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो आपने गलती की अगर आप उसको भूल जाएंगे तो वो गलती दोबारा होगी। और जब आप इतना हैवी कंपटीशन फेस कर रहे होते हैं तो आपके पास गलती का कोई मौका, कोई चांस नहीं होता है।
एक गलती आपको कंपटीशन से लगभग बाहर कर देती है। तो इसके लिए आपने अगर बायोलॉजी स्ट्रीम लेने का सोचा और आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको ये पता होगा कि नीट लगभग 720 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से 50% जो होता है वो बायोलॉजी होता है, 25% केमिस्ट्री होता है और 25% फिजिक्स होता है। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बायोलॉजी आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होना ही चाहिए। बायोलॉजी के बिना नीट नहीं क्लियर किया जा सकता। फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आपको एक्सेल करना पड़ेगा, आपको मोर देन 90-95 स्टूडेंट से अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके आपके कॉमन नंबर क्लोज टू बनेंगे जो होने चाहिए एक गवर्नमेंट सीट के लिए। हमारे टाइम पे थोड़ा कंपटीशन कम था आज के मुकाबले। उस टाइम 15 से 16 लाख बच्चे नीट के एग्जाम में बैठा करते थे। मेरे को याद है नीट 2018 में जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ उस साल क्लोज टू 16 लाख बच्चे बैठे थे। लेकिन इस साल जब मैं न्यूज़ वगैरह पढ़ता हूँ, जब मैं देखता हूँ आर्टिकल वगैरह, तो मैंने देखा कि अब क्लोज टू 25 लाख बच्चे लगभग एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। और उस टाइम के मुकाबले सीटें भी अभी थोड़ी बड़ी हैं, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं बड़ी हैं। जैसे उस टाइम में आपको राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट सीट लेने के लिए 10,000 के अंदर लगभग रैंक लानी पड़ती थी, और अभी ये रैंक आपको लगभग 20,000 के अंदर लानी है। तो आप देख सकते हैं कि सीटें इतनी नहीं बढ़ी हैं, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। और आपको अगर आज के टाइम पे 20-22 हज़ार रैंक अगर आपको लानी है तो आपको 720 में से 680 लगभग नंबर स्कोर करना पड़ेगा। और ये स्कोर आपका मेंटर्स बहुत अच्छे से डिसाइड करते हैं, आपका स्टडी ग्रुप बहुत अच्छे से डिसाइड करता है, आपकी कैपेबिलिटी कुछ भी हो, लेकिन अगर आपका स्टडी ग्रुप और अगर आपके मेंटर अच्छे हैं तो ये आपका स्कोर बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकता है। तो अगर कोई आगे की जर्नी के बारे में जानना चाहता है तो ये तो जर्नी का बिल्कुल बेसिक पार्ट है। जब आपने 11th और 12th पढ़ा और आपने नीट यूजी का एग्जाम निकाला, हर लेवल पर आगे डिफिकल्टी बढ़ती जाती है। नीट यूजी का एग्जाम निकाल के आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हो, जब आपके पास एक सीट है, ये तो डिफ़िकल्टी लेवल लो है। यहाँ से डिफ़िकल्टी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि एमबीबीएस के अंदर 19 सब्जेक्ट होते हैं। इन 19 सब्जेक्ट को आपसे 5.5 ईयर, जिसमें 4.5 ईयर जो है आपका वो कॉलेज का होगा और 1 ईयर जो है वो आपकी इंटर्नशिप होगी। लगभग आपको 5.5 साल में आपकी एमबीबीएस क्लियर होगी। काउंसलिंग का टाइम जो है वो कुछ अलग होगा, 6 महीने से 7 महीने काउंसलिंग में कभी भी लग सकते हैं। तो लगभग आपको 6 साल लगेंगे आपको एक एमबीबीएस डॉक्टर बनने में। नीट यूजी का जो बच्चा एग्जाम देता है तो वो एलिजिबल ही होता है 17 साल पे। मोर देन 17 साल जब उसकी एज होगी तब वो एलिजिबल होगा। उससे छोटा मेरे टाइम पे तो मुझे ध्यान नहीं एलिजिबल था, अभी के रूल शायद अपडेट हो गए हों। तो 17 साल प्लस में आप जब एमबीबीएस देते हो तो यहाँ से अगर आप सीट क्लियर करते हो तो आपको 6 साल लगेंगे। लगभग आप 23 साल की एज में आप एक डॉक्टर बनेंगे। एमबीबीएस ग्रेजुएट के बाद बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटी होती हैं, जैसे आप जेआरशिप कर सकते हो, जिसको जूनियर रेसिडेंटशिप कहते हैं। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लग सकते हो, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में लग सकते हो, आप अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो। और एमबीबीएस ग्रेजुएट के लिए गवर्नमेंट में एक ही एग्जाम होता है, मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम, जो मैंने अभी क्लियर किया था 2025 में। और 12 अगस्त 2025 को मैं मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट में मैंने ज्वाइन किया। और अगर आपको फर्दर आगे की पढ़ाई करनी है, जिसको पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं, नीट यूजी जैसे अंडर ग्रेजुएशन है वैसे ही एक एग्जाम और होता है जो एमबीबीएस डॉक्टर्स को देना होता है, जिसको बोलते हैं नीट पीजी, नीट पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम में आपको ये क्लियर होता है कि आपको ब्रांच कौन सी मिलेगी या आपको कौन सी ब्रांच आगे प्रैक्टिस करनी है। इसका भी कंपटीशन काफ़ी हाई है, क्योंकि सारे बच्चे एमबीबीएस क्लियर करके आए, कुछ बच्चे एफएमजी क्लियर करके आते हैं, जिसको बोलते हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम। ये वो लोग होते हैं जो अब्रॉड यानी आउट ऑफ इंडिया एमबीबीएस कोर्स करने के लिए जाते हैं। ये बच्चे या ये डॉक्टर्स जब वापस आते हैं तब उनको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, जिसका नाम एफएमजी है और इसकी कंडक्टिंग बॉडी एमसीआई है। ये एग्जाम हर 6 महीने में होता है। तो जब इनका एग्जाम क्लियर हो जाता है, सारे डॉक्टर्स जो अब्रॉड से आए, इनकी डिग्री जो है वो इंडिया में वैलिड कंसिडर की जाती है और फिर ये लोग नीट पीजी के एग्जाम को दे सकते हैं। तो मेरे भी कुछ अच्छे मित्र हैं, डॉक्टर साथी हैं,
जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है। और फिर सभी डॉक्टर्स जो MBBS ग्रेजुएट हैं, अगर उनको आगे फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो उनको ये नीट PG का एग्ज़ाम देना होता है। और इसमें आपको ब्रांच सेलेक्ट करनी होती है। काफ़ी सारी ब्रांच हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे जो 19 सब्जेक्ट हैं आपके MBBS में, वो ही 19 ब्रांच हैं। नेमली अगर आपने ज़्यादातर देखे होंगे MD मेडिसिन या जनरल सर्जरी ब्रांच जो ऑप्ट करते हैं, और पीडियाट्रिशियन, ऑब्स गाइनी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, और भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। तो ये आप नीट PG से आपको ये ब्रांचेस अलॉट होती हैं। इसके बाद में आपको फर्दर 3 ईयर का कोर्स करने के लिए दूसरा कॉलेज अलॉट होगा। इस कॉलेज में जो आप कोर्स करेंगे 3 ईयर का, इसको हम रेसिडेंसी बोलते हैं। और ये जो रेसिडेंसी का पार्ट है, इसके बाद में आप एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर बनेंगे। इसके बाद में भी कुछ सुपर स्पेशलिटी कुछ लोग ऑप्ट करते हैं, उसके एग्जाम का नाम होता है नीट SS, नीट सुपर स्पेशलिटी। उसमें आप आपकी फर्दर जो ब्रांच है उसको आप ऑप्ट करते हैं। जैसे मैंने 2025 का ही नीट PG का भी एग्ज़ाम दिया था, और बाय गॉड्स ग्रेस और मेरे पेरेंट्स के आशीर्वाद से मुझे इसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया मेडिकल ऑफिसर के साथ ही। और अभी मैं जो है वो नीट PG का एग्ज़ाम क्लियर करके मुझे SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर अलॉट हुआ है, जिसके जनरल सर्जरी की रेसिडेंसी के लिए मुझे अभी जाना है। लेकिन कुछ गवर्नमेंट प्रोटोकॉल होते हैं जो एज अ मेडिकल ऑफिसर फॉलो करने होते हैं। तो अभी मेरा वो प्रोटोकॉल, अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स का काम बचा हुआ है, तो ये जब क्लियर हो जाएगा तब मैं रेसिडेंसी के लिए नीट PG जो मैंने एग्ज़ाम निकाला उसकी रेसिडेंसी के लिए मैं SMS के लिए जाऊंगा। तो जैसे मैं जनरल सर्जरी मैंने ऑप्ट किया तो मैं सर्जन बनूंगा यहाँ से, और फिर जब मुझे नीट सुपर स्पेशलिटी का एग्ज़ाम देना होगा तो उसमें अलग अलग ब्रांचेज आती हैं। जैसे आपने सुनी होंगी गैस्ट्रो सर्जन, ऑन्को सर्जन, कार्डियोथोरेसिक सर्जन, प्लास्टिक सर्जन। तो ये नीट सुपर स्पेशलिटी की ब्रांचेज होती हैं। उसमें आपको फर्दर 3 ईयर का कोर्स होता है, और उसके बाद में आप प्रैक्टिसिंग सर्जन बन सकते हैं। नीट PG के बाद में भी आप गवर्नमेंट सेटअप या प्राइवेट सेटअप में काम कर सकते हैं एज अ जनरल सर्जन। गवर्नमेंट सेटअप में काम करने के लिए आपको प्रोफेसर की पोस्ट पर लगना होगा। जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, फिर प्रमोशन से एसोसिएट प्रोफेसर, यूनिट हेड, HOD और अन्य मेडिकल कॉलेज की पोस्ट होती हैं। और अगर आप MO हैं तो आप मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर ही वापस आ सकते हैं। तब आपको CHC पे पोस्टिंग मिलेगी, या आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो होते हैं इनमें पोस्टिंग मिलेगी, और तब आपकी पोस्ट सीनियर मेडिकल ऑफिसर की हो जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारा कोर्स है आगे, और काफ़ी डिफ़िकल्ट जर्नी है। और अगर आप एक डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो ये जो आपका 11th और 12th का पार्ट है, इसमें आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आपको अपने फैमिली से हमेशा कांटेक्ट में रहना है। बहुत ज़्यादा फैमिली कांटेक्ट के बारे में मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ रहा होता है, जब आपको 12-13 घंटे पढ़ना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली 6 या 7 घंटे तो आपको कोचिंग में ही देने पड़ेंगे, और उसके बाद में आपको सेल्फ स्टडी में 6 या 7 घंटे लगाने पड़ेंगे, तो फैमिली से कांटेक्ट छूट जाता है। लेकिन अपने पेरेंट्स से, अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जो भी हैं, उनसे कभी कांटेक्ट मत छोड़िए, क्योंकि इस प्रकार से जब बच्चे कांटेक्ट छोड़ देते हैं तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या वो अपना मोटिवेशन खो देते हैं। कुछ लोग जो है वो पढ़ाई छोड़ के और चीज़ों में लग जाते हैं। कुछ लोग घर पे झूठ बोलते हैं कि हमारे अच्छे स्कोर आ रहा है, कुछ लोग क्लासेस बंक करना चालू कर देते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रूली, आप अगर ड्रीम आपने किया है एक डॉक्टर बनने का, तो आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप एक डॉक्टर बने। अगर आप सही मेंटर और सही टीचर, सही फ्रेंड सर्कल में रहेंगे तो आप भी ये गोल अचीव जरूर कर सकते हैं। आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि आखिरी दिन तक आपको मेहनत नहीं छोड़नी है। आप पहले, दूसरे या छठे, 7वें पेपर में या बोर्ड में थोड़े कम नंबर आए, इसलिए आप अगर मेहनत छोड़ दे रहे हैं तो ये आप गलत कर रहे हैं। फिर आप दूसरे लोगों को बिल्कुल मौका दे रहे हैं कि आप आगे निकल जाएं। तो आपको आखिरी टेस्ट तक, आखिरी दिन तक मेहनत नहीं छोड़नी है। आप होपफुली जरूर सक्सेसफुल
होंगे। अगर आप मे बी लिमिटेड सीट्स के कारण अगर आप नीट यूजी नहीं निकाल पा रहे हैं, नीट यूजी एग्ज़ाम में आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप लाइफ में ज़रूर बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज वेस्ट नहीं होता। और भी स्ट्रीम्स हैं जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स होते हैं 12th के बाद उनके लिए। एक तो आपके पास एब्रॉड जाके, आउट ऑफ इंडिया जाके एमबीबीएस करने का ऑप्शन होता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से आपको एमबीबीएस करने का ऑप्शन होता है। और अगर आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं और अगर आप दूसरी स्ट्रीम लेना चाहते हैं, आपने 11th-12th में बायोलॉजी लिया और आप कुछ और करना चाहते हैं, तो आप बीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, बीएससी एमएससी। अगर आप नर्स बनना चाहते हैं या नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो इसमें बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है और एक जीएनएम का कोर्स होता है जिसको जनरल नर्सिंग मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये भी और कोर्स हैं, और भी काफ़ी सारे कोर्स हैं, लेकिन मैं नीट यूजी में सेलेक्ट हो गया, तो इससे ज़्यादा मुझे भी उन कोर्स के बारे में कुछ आइडिया इतना नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी एक छोटे गांव का रहने वाला लड़का था और मुझे भी सही गाइडेंस मिला। मैंने कंसिस्टेंसी रखी और हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क आर की टू सक्सेस। अगर आप भी कंसिस्टेंसी रखें, आप भी हार्ड वर्क रखें, तो आप भी मेरी जगह हो सकते हैं, आप भी ये एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और हमेशा ड्रीम बिग, यही आपका मोटो होना चाहिए, ड्रीम बिग एंड वर्क हार्ड।